तो बेसिकली आपने जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड थी। उसमें या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे थे या मैग्नेटिक फील्ड की बातें कर रहे थे, या इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है। सेकेंड बुक जो है वो लाइट पर बेस्ड है। लास्ट का एक चैप्टर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर बेस्ड है, और उसके बाद में सेमीकंडक्टर है। बट शुरू के 2-3 चैप्टर आपके लाइट पे बेस्ड है। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। मतलब ये हो गया कि लाइट दो तरह से बिहेव कर सकती है, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, इसका ये मतलब हो गया कि आप लाइट को एक बंदूक की गोली की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरह से बंदूक की गोली को जब आप फायर करते हो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, लाइट भी कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो लाइट का स्ट्रेट लाइन में जाना कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बंदूक की गोली को हिट करते हो तो वहां से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, कई बार होती है। इसी तरह से लाइट का भी रिफ्लेक्ट हो जाना कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। ठीक है, लाइट में यह कहा जाता है कि भाई लाइट के पास में मोमेंटम होता है, ठीक है, बट मास नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी बातें हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये सब चीजें आई थी तो एक साइंटिस्ट था रेने डेस्कार्टे, तो वहां से हम शुरू करेंगे। ये 1637 की बात है। ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक मॉडल दिया था, कॉर्पस्कुलर मॉडल। कॉर्पस्कुलर मॉडल में लाइट को पार्टिकल माना गया था, और उसने ये बोला था कि लाइट का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो लिखिए इसको सबसे पहले। लिखो लिखो लिखो। इसने स्नेल्स लॉ को डिराइव करा था। स्नेल्स लॉ पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन में, और सॉरी रिफ्रैक्शन में पढ़ा था आपने। और पार्टिकल मान करके इसने एक्सप्लेन कर दिया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसने बोला था कि इफ लाइट bends towards normal in refraction, its speed increases। ये बातें रेने डेस्कार्टे ने बोली थी। जब इसने रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया तो लोगों को यह पता लग गया कि लाइट किससे बनी होती है? लाइट is made up of particle। और इसके बाद इसका सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आए थे सर इसैक डबल एस आता ना, आइजैक न्यूटन। डबल एस, ठीक है। तो अब न्यूटन भाई जब किसी चीज पर ये मानो कि पत्थर पर हाथ रख दिया तो वो भी सोना बन जाती थी, तो इनके कहे को कोई टाल नहीं सकता था। ठीक है, तो इन्होंने फर्दर डेवलप करा द कॉर्पस्कुलर मॉडल। और अब इन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल के बारे में बात करी तो लोगों को लगा इसका वर्चस्व इतना है कि जैसे कि वही बात होगी कि मोदी ने जाकर के वो क्या नाम से कोविड की वैक्सीन की 3 सेंटर पे इन्होंने विजिट करा, तब लोगों को लग रहा है कि मोदी खुद ही वैक्सीन बना रहा है। तो इस लेवल तक का न्यूटन का था कि इन्होंने इसको डेवलप करा, तो लोगों को यह लगने लग गया कि कॉर्पस्कुलर मॉडल भी किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। इवन इन्होंने एक बुक लिख दी थी पूरी, और उसका नाम था ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स नाम की बुक में इसने कॉर्पस्कुलर मॉडल
एक्सप्लेन करा और इसने भी इस चीज को सपोर्ट करा, यही वाली लाइन यहां पर कि स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्टिक्स, हाँ यही नाम था। अब 1618 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्रिश्चियन हाइगन। हाँ तो मैंने क्या बोला? अच्छा, ये बहुत ही कम उम्र का था और इसने क्या करा? प्रूव्स गिव्स दैट लाइट हैज वेव नेचर। इसने ये बात बोल दी। अब न्यूटन के सामने इसकी बात का कोई महत्व नहीं था, बट इसने क्या क्या कर दिया था? इसने प्रूव कर दिया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लॉज ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। इसने ये बात साबित कर दी थी और इसने एक बात और बोली कि अगर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, कम हो जाती। लिखिए। और फिर इसकी बात को जब किसी ने नहीं सुना तो एक साइंटिस्ट और आया, इसका नाम था थॉमस यंग। इसकी बात कोई मान के भी राजी नहीं था क्योंकि न्यूटन ने जो बात कही थी वो पत्थर की लकीर हो गई और न्यूटन ने अपना रायता कहां नहीं फैलाया, हर जगह है। तो इससे बड़ा तो आदमी नहीं पैदा हुआ था और इसने चमत्कार कर दिया। इसने कहा, लोगों ने नहीं माना, बट थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वेव मॉडल ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। अब जब इसने एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया अपनी थ्योरी से तो लोगों को मानना पड़ा। बाय एक्सपेरिमेंट एंड परफॉर्म्ड फेमस एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों के सिलेबस में भी है, फेमस एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और जब इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया तो यह बात प्रूफ हो गई कि लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल। यह हम पढ़ाते हैं आपको बट सिलेबस से हटा दिया इस साल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एक बहुत बड़ा काम करा। अभी तक ये सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि स्पीड बढ़ती है, कम होती है, ये सब बातें। मैक्सवेल ने लाइट की स्पीड का फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला है और इस स्पीड से लाइट की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। और उससे फिर ये पता लगा कि जो क्रिश्चियन हाइगन और थॉमस कह रहे हैं वो सही है, न्यूटन जो कह रहा था वो बात गलत थी कि लाइट जब भी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और रियलिटी हमें पता है कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। तो मैक्सवेल, इसमें लिखना क्या कर रहा था? इसने एक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गेव या कैलकुलेटेड क्या परफॉर्म्ड फेमस एक्सपेरिमेंट YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ोगे ये सब पूरा। एंड कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है लाइट की स्पीड का फॉर्मूला? याद है? बोल। अंडर रूट और इसने एक एक्सपेरिमेंट और करा था हर्ट्ज के साथ में। हर्ट्ज भी हमारे है बस इतना नहीं है, मैक्सवेल एंड हर्ट्ज। हाँ
और आइए 1850 एक साइंटिस्ट था फोकार्ट, सुना है इसका नाम? एडी करंट्स में एडी करंट्स इसी ने दी थी। फोकार्ट ने क्या करा था, ये बात पता कर दी थी कि लाइट की स्पीड जो होती है वो वाटर में कम होती है, यानी कि ये जो बोल रहा है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बात गलत थी। तो लिख दो इसको भी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था इन्होंने। प्रूव्ड दैट स्पीड ऑफ लाइट proved that speed of light is less in water than air। पढ़ना कोई नहीं चाहता, मजे सबको लेने दुनिया के। और ये सब लड़ाइयां हुई, और इसके बाद 1924 जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, डी ब्रोयल, इसको डी ब्रोयल बोलते हैं, स्पेलिंग ये होती है इसलिए इंडिया वाले डी ब्रोगली के नाम से जानते हैं इसको। इसने क्या बोला कि लाइट की वेवलेंथ है ना छोटी होती है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाती है ना, किसी मीडियम में। तो लिखना इसमें डी ब्रोयल में, लाइट हैज अ स्मॉल वेवलेंथ, हैंस लाइट प्रोपगेट लीनियरली, हैंस लाइट प्रोपगेट लीनियरली in a medium। और इसने सबका समझौता कराया और बोला लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कि लड़ो मत, दोनों नेचर लाइट के होते हैं। चलिए, तो ये था। इवन ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे पीछे की तरफ के पेजेस में, तो उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वेव की तरह बिहेव करती है। जब उनसे बोला संडे को, तो कहते हैं संडे को हम लाइट की बात ही नहीं करते। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं। इवन इनके बाद में एक और इन सबका बाप आया था जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। अब सोचो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है, और जब ये बात बोली है तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल भी मिला था, नोबेल अवार्ड जो मिलता है। खैर, तो ये था। अब आप देख लीजिए कि कितने साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और कितने सालों तक, 1637 से लेकर के 1924, कितना हो गया, मतलब तकरीबन 300 साल, 300 साल तक सिर्फ यही डिस्कशन चला है कि ये लाइट वेव है कि पार्टिकल। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइगन, क्योंकि हाइगन ही वो पहला आदमी था जिसने वेव मॉडल दिया था। अब उसने क्या क्या बोला है उस सबको हम बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। क्लियर? तो लिखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव। तो मैं जनरली ये तरीका अपनाता हूं कि अगर मुझे वेव पढ़ानी है, समझानी है, तो मैं पानी का सहारा लेता हूं। तो अगर आप पानी को टॉप व्यू से देखोगे, और पानी पे इस तरह से कोई भी डिस्टरबेंस कर दोगे, पत्थर डाल दोगे, तो उसमें वेव्स बनती हैं। वेव्स बनती है मतलब डिस्टरबेंस है। वेव इज अ डिस्टरबेंस, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको यहां आपने पत्थर डाला तो इस तरह से वो उसकी लहरें दिखेंगी ऊपर से, टॉप व्यू से। इस तरह का दिखता है। और आपको यह भी दिखता है कि यहां पर अल्टरनेट कोई मतलब क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, ये टॉप व्यू है। लेकिन अगर आप इसका साइड व्यूज देखोगे, इधर से देखोगे, तो ये आपको इस तरह से दिखेगी, इस तरह से। इसलिए हम वेव को दिखाने के लिए इसी साइनोसॉइडल डायग्राम का यूज करते हैं। बनाइए इसको। और इस वेव की एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर कोई पार्टिकल यहां है
यहां है और यहां है, तुम कह सकते हैं ए बी सी। ठीक है, और क्या बताना है इसमें? ठीक है, तो अगर इसको मैं x1 कह दूं, इसको मैं x2 कह दूं, इसको मैं x3 कह दूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस में y कह दूं, तो a के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल्स टू a साइन, y तो सबका सेम है ना, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वन। और अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, हाँ ये करा हुआ है आपने, तो आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है ना। और अगर वेव प्रोपगेशन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है तो इसको आप लिखते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो अगर आप ए के लिए लिखोगे तो y तो यही है, y क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और x1 इसकी यहां से डिस्टेंस। और अगर आप इसी तरह से b के लिए लिखोगे तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी के x2 ऐसे लिखा जाएगा। ए बी सी आर इन सेम फेज, ये भी पता होगा आपको। ताकि वो एक कॉमन अब मैं ये ले लूंगा तो ये ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? y की वैल्यू कैपिटल ए के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो y की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। डी ई, डी एंड ई आर इन अपोजिट फेज, कोई क्रैश पर है कोई ट्रफ पर है तो अपोजिट फेज है ही सही। और चौथी चीज जो मैं बता दूं, ये मैंने एसी में भी करवाया था, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई डेल्टा टी अपॉन टी 2 पाई अपॉन लैम्डा। डेल्टा फाई अपॉन 2 क्या होता है? कलांतर इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पता होता है डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, सॉरी, एक ये फॉर्मूला भी याद करेंगे आप। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, और डेल्टा लैम्डा पाथ डिफरेंस। बताता हूं अभी, जैसे ये कोई वेव है, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, कहीं भी मान लो, ये मान लो, तो फेज डिफरेंस आपको पता है, टाइम डिफरेंस मतलब यहां से अगर इस पॉइंट को, इस वेव को ए तक जाने में t1 टाइम लगता है और यहां तक जाने में इसको t2 टाइम लगता है, तो डेल्टा टी ये कहलाएगा, इसको बोलेंगे टाइम डिफरेंस। कोई वेव यहां से चली और ऐसे करके चला, डिस्टर्बेंस ए पर पहुंचा 3 बजे, फिर चलते चलते 3:02 पे पहुंचा, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 2 सेकंड का। एक तो ये बात, अगर यहां से यहां तक ये 3 मीटर है और ये है आपके पास 5 मीटर, तो पाथ डिफरेंस कितना है? 5 मीटर माइनस 3 मीटर, ये होता है पाथ डिफरेंस। लिख लो, हरिंग डालिए, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल,
हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स ने जो कुछ भी बोला, वेव कैसी होती है, कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आप समझेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स मिला दोगे तो हाइगन्स प्रिंसिपल बन जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल में कितना लिखा जाता है वो सब मैं आपको नोट्स में लिख करके दे दूंगा। बेसिक उसने ये बताया कि आप ये समझ लीजिए कि ये कोई लाइट सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है, ये क्या करता है, वेव्स निकालता है, और इसके आसपास के ये पार्टिकल मान लीजिए, इतनी दूर नहीं होते, आपको भी पता है बहुत पास होंगे ये पार्टिकल, ठीक है। कोई यहां बल्ब जलाऊंगा तो इसके जस्ट पास में कोई एयर पार्टिकल होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्राइमरी सोर्स है बल्ब है जो लाइट दे रहा है, मेन सोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही लाइट अपनी वेव्स निकालता है, ये वेव्स यहां से निकलती हैं इस तरह से, ठीक है। अब मैं बहुत सारी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसके जस्ट बाद मैंने पार्टिकल माना है। तो यहां पे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, ये इस वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, खुद अपनी वेव्स निकालेंगे। ये देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी वेव्स निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये भी अपनी वेव निकाल रहा है, ये भी अपनी वेव निकाल रहा है, ये भी अपनी वेव निकाल रहा है, ये भी अपनी वेव निकाल रहा है। यानी कि आपका मेन सोर्स ये है, बट इससे एनर्जी इन सेकेंडरी सोर्सेज ने एब्जॉर्ब कर दी और अपनी ही एक वेव निकाल रहे हैं, और उन वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। वो एनर्जी की बात अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी हाँ सब डिवाइड हो जाएगी। ये अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स निकालते हैं। अगर इन सेकेंडरी वेवलेट पर एक पूरा का पूरा प्लेन खींच दिया जाए, या यूं कहो कि अगर ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल यहां से सिमेट्रिकल कंडीशन पे होंगे, तो ये सब एक साथ ऊपर आएंगे और एक साथ अंदर जाएंगे। ये उसी तरह से कि पानी पर आपने अगर एक पत्थर डाल दिया है और उसके चारों ओर आपने थर्माकोल के दाने डाले हैं और वो सिमेट्रिकली है, तो वो एक साथ ऊपर आएगा, एक साथ नीचे जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक प्लेन बना है इन पार्टिकल्स का, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट वो प्लेन है जिस पर आने वाले सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था आपने, पोटेंशियल की वो सरफेस जिस पर आने वाले सभी पार्टिकल का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ये होता है आपके पास वेव फ्रंट। अब यहां पर इस केस में अगर एक सोर्स यहां पर है तो पार्टिकल कहां होंगे, यहां होंगे या चारों तरफ होंगे, चारों तरफ होंगे। तो ये वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, स्फेरिकल। तो इस केस में ये कैसा वेव फ्रंट बना है, स्फेरिकल। अब ये जो वेवलेट्स निकालेंगे, इससे एनर्जी इसके आसपास आने वाले पार्टिकल्स लेंगे, और भी तो होंगे, ये देखो इनके पास एनर्जी पहुंचेगी, आगे जाकर के पहुंचेगी। तो ये क्या करेंगे, अपनी खुद की वेवलेट्स फिर से निकालेंगे इस तरह से। और जब आप इनको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट, या वेव फ्रंट ही है एक तरह का। और धीरे धीरे आप देखोगे तो इस वेव फ्रंट का साइज बड़ा होता जाता है। अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो ये वेव फ्रंट बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको कैसा दिखेगा, प्लेन की तरह दिखेगा। आप ये मान लीजिए कि आप वहां पर हैं, मैं यहां पर हूं, मैंने यहां पे एक बलून पकड़ रखा है गोल, मैं बलून को फुलाता जा रहा हूं, ये अभी ऐसा है, फूलते हुए ये ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आपके पास आते आते कैसा हो जाएगा, प्लेन, प्लेन हो जाएगा। तो किसी दूर के पार्टिकल, कोई दूर से सोर्स आ रहा है, उसका वेव फ्रंट कैसा मानते हैं, बिल्कुल प्लेन। वो पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट ऐसा का ऐसा बन जाता है। क्लियर? तो ये होता है वेव फ्रंट, सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी वेवलेट। अच्छा, जब हाइगन से ये पूछा
कि इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर कोई है तो ये अपनी एनर्जी आगे भी निकाल रहा है, पीछे भी निकाल रहा है, तो दो वेव फ्रंट बनने चाहिए। मतलब लाइट क्या है, हाइगन ने क्या बोला कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि जो मेन सोर्स है उसके आसपास के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेन सोर्स से एनर्जी लेते हैं, फिर सेकेंडरी वेवलेट निकालते हैं और एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है, फिर आगे और बनता है, फिर और बनता है। इस तरह से वेव फ्रंट आगे का आगे बढ़ता रहता है। बट यहां पे एक प्रश्न और आता है कि अगर ये आपका मेन सोर्स है, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है, तो इसका वेव फ्रंट आगे ही क्यों बना रहे हो, पीछे भी तो वेव फ्रंट बन सकता है। तो हाइगन ने बोला कि ये जो वेव फ्रंट है ना, ये सिर्फ आगे की तरफ बनता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स पीछे की तरफ एनर्जी निकालते ही नहीं है, या वो एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसलिए बैक वेव फ्रंट उसने बताया ही नहीं, सिर्फ आगे ही आगे वेव फ्रंट बनता जाता है। अब मैं इनको मिला दूंगा तो एक वेव फ्रंट और बन सकता है यहां पर इस तरह से। बट नहीं होता है ना, यही तो एक्सपेरिमेंट है। 300 साल ऐसे थोड़ा लगे जो तूने 1 सेकंड में बोल दिया। ठीक है, लिखिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने प्रूफ करी है सारी चीजें। उसने रिफ्लेक्शन को इसी थ्योरी से प्रूफ करा, रिफ्लेक्शन को करा, हवा में थोड़ा ना बोला उसने। ये जो रेड वाली बनाई है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। जहां भी वर्ड वेव फ्रंट आ जाता है मान लेना आप हाइगन्स प्रिंसिपल की बातें कर रहे हो। हेडिंग डालिए वेव फ्रंट, लिखिए लोकस ऑफ पॉइंट, वेव फ्रंट में लिखिए लोकस ऑफ पॉइंट्स having same phase is called wavefront. Means phase difference between 2 points on a wavefront is 0. अगला पॉइंट नोट करके लिखिए, सेकेंडरी सोर्सेज ट्रांसमिट्स, ये ब्लैक वाले, सेकेंडरी सोर्सेज ट्रांसमिट्स maximum energy in the forward direction. Means vibration of particles in a medium, is maximum in the forward direction. That is why there is no concept of back wave front, तो ये नोट हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एनर्जी आगे की तरफ ही ज्यादा ट्रांसफर करी जाती है ताकि वाइब्रेशन भी आगे की तरफ होता है। जब एनर्जी मिलती है तो आगे की तरफ, मतलब ये मानो कि इसको एनर्जी मिली है तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, ना कि यहां से। एनर्जी इसको मिली है यहां से, तो ये यहां से जाएगा और इतना पीछे आएगा, बाकी सब आगे आगे जाएगा, ये ऐसा माना जाता है। लिखिए इसमें फॉर अ पॉइंट सोर्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में पहला लिखिए फॉर अ पॉइंट सोर्स। अगर आपके पास ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट आप ऐसा बनाएंगे। कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल। और अगर आप बोलो कि लाइट किधर जा रही है तो आप इस वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये, और ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इसको आप क्या बोलते हो, रे। इसीलिए हम वेव फ्रंट ना दिखा करके रे दिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, अभी तक जितना भी करा हमने। रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट भी दो टाइप का है आपका, एक है कन्वर्जिंग और एक है डाइवर्जिंग। अगर लाइट रे ऐसे आती है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो इसका वेव फ्रंट पहले ये बनेगा,
उसके बाद में ये बनेगा, उसके बाद में ये बनेगा। तो इस तरह के वेव फ्रंट को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। लेकिन अगर लाइट रे किसी सोर्स से निकल करके इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है तो ये वेव फ्रंट ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। हाँ, एक तरीके का डाइवर्जिंग है ना जो हाँ, एक तरह का देखो किसी एक से निकल के लाइट डाइवर्ज हो रही है, लाइट डाइवर्ज हो रही तो डाइवर्जिंग, लाइट कन्वर्ज हो रही तो कन्वर्जिंग। आता है वेव फ्रंट बनाने को, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है। दूसरा, फॉर ए लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स जैसे ट्यूबलाइट, रॉड। अब सोचो ये ट्यूबलाइट जल रही है इस तरह से, तो इसके आसपास के सारे पार्टिकल होंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा, इसके बाद में ऐसा, गॉसियन सरफेस जैसा ये भैया। तो ये कैसा वेव फ्रंट बन रहा है? ये सिलेंड्रिकल, एग्जैक्टली। तो ये बनेगा इसके लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स क्या हो सकता है? बल्ब, एडिशन। फॉर अ डिस्टेंट सोर्स, थर्ड, फॉर अ डिस्टेंट सोर्स, हाँ भी, कोई भी चीज जो दूर है उसको हम कह सकते हैं। अब बहुत दूर है तो लाइट रेज कैसी आती हैं? पैरेलल। अब इनके परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है तो कैसा बनेगा? देखो ऐसे मत बनाया करो, पहले ये प्लेन बना लिया करो। आपने बनाया हुआ है पहले, ये लाइट रे आ रही है, कैसा है? परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये है आपके पास लाइट और ये है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन ही बनता है, गुब्बारा फुला के देखो जो बहुत बड़ा हो गया तो बिल्कुल प्लेन जैसा दिखेगा ऐसा। तो दूर वाला कोई चीज है तो हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे।